चले भाई, तो आज से शुरू करना है हम लोगों को डायनामिक्स। अभी तक हम लोग काइनेमैटिक्स पढ़ रहे थे, ठीक है। काइनेमैटिक्स का डेफिनेशन क्या था? काइनेमैटिक्स का डेफिनेशन ये था कि फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग सिर्फ बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ते हैं, उसे काइनेमैटिक्स कहते हैं। आपने नोटिस किया, हमने पूरा यूनिट पढ़ा डाला, इतने दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने फोर्स नाम का शब्द इस्तेमाल नहीं किया। ज़्यादा ये कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, लेकिन फोर्स का फॉर्मूला लगाया कहीं नहीं लगाया, ठीक है। तो डायनामिक्स एक स्टेज आगे का कदम है, ठीक है। अब हम बॉडी का मोशन भी स्टडी करेंगे और बॉडी के ऊपर लगने वाले फोर्सेस को भी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल दीजिए डायनामिक्स और इसमें लिखिए, जल्दी से लिखिए, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स It is a branch of physics in which we study. It is a branch of physics in which we study the motion of a body. In which we study the motion of a body. It is a branch of physics in which we study the motion of a body. Along with the cause of motion, along with the cause of motion, along with the cause of motion, that is force, ठीक है। किसी भी बॉडी में मोशन किसकी वजह से होता है? फोर्स की वजह से होता है, ठीक है। तो डायनामिक्स क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ physics in which we study the motion of the body along with the cause of motion, that is फोर्स। चलिए अब हेडिंग डाल दीजिए फोर्स, हेडिंग डालिए फोर्स, ठीक है। फोर्स क्या होता है? नॉर्मली जब हम किसी चीज को पुश करते हैं या पुल करते हैं, ठीक है, तो जितना ज्यादा एफर्ट लगाते हैं पुश करने के लिए या पुल करने के लिए, उसी एफर्ट के मेजरमेंट को हम लोग फोर्स कहते हैं। किसी चीज को पुश करने में या पुल करने में जो हम लोग एफर्ट करते हैं, उस एफर्ट के मेजरमेंट को कहते हैं फोर्स। आई बात समझ में? तो लिखिए, हेडिंग डाल दीजिए फोर्स, लिखिए, द मेजर ऑफ द एफर्ट, द मेजर ऑफ द एफर्ट, द मेजर ऑफ द एफर्ट टू पुश और पुल अ बॉडी, the measure of the effort, the measure of the effort to push or pull a body is called force, is called force, ठीक है। किसी चीज को पुश करने के लिए, मतलब ये बेसिक डेफिनेशन है, ब्रॉड डेफिनेशन है, इसको स्पेसिफिकली मैंने नहीं बोला हुआ है, ना ही आपसे कोई क्लास 11 में फोर्स का डेफिनेशन पूछने वाला है। जो एक बेसिक आइडिया है, जो बेसिक मोटा मोटा जो फोर्स के बारे में हम समझते हैं, वो लिखवा दिया है सिर्फ, ठीक है। तो किसी चीज को पुश करने में या पुल करने में, क्योंकि आप कभी भी नोटिस करिएगा, जब भी आप फोर्स देखेंगे आपको दो में से एक पक्का मिलेगा, या तो पुश कर रहा होगा या तो पुल कर रहा होगा। आई बात समझ में? तो किसी भी बॉडी को पुश या पुल करने के लिए जो हम लोग एफर्ट लगाते हैं, उसी के मेजरमेंट को क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, 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 ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका सिंबल लिखिए, इट इज, नेक्स्ट लाइन से लिखिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, पहला पॉइंट लिखा आपने, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगला पॉइंट लिखिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ, स्मॉल एफ के ऊपर वेक्टर लिख सकते हैं या कैपिटल एफ के ऊपर वेक्टर लिख सकते हैं, कैपिटल एफ के ऊपर वेक्टर या स्मॉल एफ के ऊपर वेक्टर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ वेक्टर और स्मॉल एफ वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी है ना, ठीक है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन एंड सीजीएस यूनिट इज चुड़ैल, डाइन। इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन। न्यूटन अगर पूरा लिखना है तो NEWTON पूरा स्मॉल लेटर में होगा, और अगर एक लेटर लिखना है तो कैपिटल N लिखा जाएगा। किसी भी साइंटिस्ट के नाम के ऊपर अगर यूनिट होता है, तो अगर आपको पूरा पूरा नाम लिखना है तो शुरुआत से लेके आखिरी तक आपको एक एक शब्द, एक एक
जो लेटर है वो स्मॉल लेटर में लिखना पड़ेगा। और अगर आप पहले लेटर से काम चलाना चाहते हैं तो आपको पहला लेटर लेना है कैपिटल। ये नियम है यूनिट लिखने का। यानी अगर कोई न्यूटन ऐसे लिखता है, अगर कोई न्यूटन ऐसे लिखता है तो गलत लिख रहा है, अगर न्यूटन ऐसे लिखा है तो सही है। ठीक है, चाहे आप ऐसे लिख दीजिए। न्यूटन ऐसे लिखता है तो गलत है। आई बात समझ में? तो इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन एंड सीजीएस यूनिट इज डाइन। लिख लिया? नेक्स्ट लाइन से लिख लीजिए 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन। ठीक है, क्लियर हो गया? तो न्यूटन ने बॉडी के मोशन को फोर्स के साथ कनेक्ट किया। मेरी बात समझिएगा, मोशन में हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। तो न्यूटन ने बॉडी के मोशन के ऊपर फोर्स के इफेक्ट को समझा और फोर्स को मोशन से जोड़ा कि कैसा फोर्स होगा तो कैसा मोशन होगा, मतलब फोर्स किस प्रकार से मोशन को चेंज करता है। इन सब चीज़ों को न्यूटन ने प्रॉपरली स्टडी किया और स्टडी करने के बाद फोर्स और मोशन को मिलाते हुए उन्होंने 3 लॉ दिए जिसको कहा जाता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? फोर्स किस प्रकार से मोशन को इफेक्ट करता है, इस चीज को स्टडी करके न्यूटन ने दोनों के बीच एक जैसे रिलेशन जैसा स्टैब्लिश किया अपने 3 लॉज के हेल्प से। ठीक है, कौन कौन सा लॉ? पहला लॉ होता है लॉ ऑफ इनर्शिया, सुना होगा 9th में। दूसरा लॉ होता है लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम और तीसरा लॉ होता है लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। आई बात समझ में? तो आप पहले हेडिंग डाल दीजिए। समझ गया ना न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कहाँ से आया? फोर्स का मोशन से कनेक्शन इन्हीं लॉज से देखा जाता है। तो हेडिंग डाल दीजिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। देखिए, न्यूटन स्टडीड द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। न्यूटन स्टडीड, हेडिंग है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इसके अंदर लिखिए न्यूटन स्टडीड द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन द स्टेट ऑफ द बॉडी, that is on the state of body that is of rest or motion, है ना? That is of rest or motion and proposed following 3 laws and proposed following 3 laws। समझ गए? तो न्यूटन ने स्टडी किया इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी ऑन द स्टेट ऑफ इट्स स्टेट, है ना? स्टेट मतलब स्टेट ऑफ बॉडी, मतलब यहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस नहीं है, यहाँ पे स्टेट का मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन की बात हो रही है। ठीक है, और फिर प्रपोज किए फॉलोइंग 3 लॉज। ठीक है, फॉलोइंग 3 लॉज। नंबर 1 लॉ ऑफ इनर्शिया, लिखते हैं फटाफट। नंबर 2 लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम। और तीसरा होता है लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो अगर आपको पहला लॉ ठीक से पढ़ना है तो आपको इनर्शिया आना चाहिए भाई, क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया है। दूसरा लॉ अगर आपको कायदे से पढ़ना है तो आपको लीनियर मोमेंटम आना चाहिए। और तीसरा लॉ अगर आपको आना है तो आपको एक्शन और रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है ना? एक एक चीज के बारे में अगर तीनों लॉ को पढ़ना है तो तीनों के लिए पहले आपको अपना फाउंडेशन मजबूत करना पड़ेगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे इनर्शिया। इनर्शिया
इनर्शिया क्या है? इनर्शिया किसी भी बॉडी के अंदर उसके मास की वजह से एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट के साथ चिपक जाती है। ठीक है, वो अपनी स्टेट के साथ चिपक जाती है। स्टेट के साथ चिपक जाती है मतलब अगर बॉडी रेस्ट स्टेट में है तो रेस्ट के साथ अटक गई है वो, मतलब बॉडी अब नहीं चाहती कि हमारा ये स्टेट चेंज हो। ठीक है, यानी कि उसका स्टेट बदलने के लिए अब मुझे फोर्स लगाना पड़ जाएगा। अगर आपको मैं बहुत एक जनरल आइडिया देता हूँ, बिल्कुल बुकिश नहीं है, एक बहुत साधारण सा आइडिया दे रहा हूँ कि आपको अगर समझना है कि कहीं पे इनर्शिया है तो आप बस इतना समझ जाइए कि अगर आपको ताकत लग रही है, आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है कुछ भी करने में, तो समझ जाओ वहाँ पे इनर्शिया है। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हम आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने में ताकत लग रही है तो आपके दिमाग में इनर्शिया है, मेंटल इनर्शिया कह लीजिए। ठीक है, मतलब मुझे कुछ भी करने में, आपको कुछ भी करने में अगर एफर्ट करना पड़ा, फोर्स लगाना पड़ा, तो इसका मतलब उस चीज में इनर्शिया था, यानी वो चीज अपनी स्टेट के साथ चिपक गई है। उस स्टेट को बदलने के लिए मुझे एफर्ट करना पड़ रहा है। आई बात समझ में? तो अगर कोई बॉडी रेस्ट स्टेट में होती है तो बॉडी रेस्ट पकड़ के बैठ जाती है। बिल्कुल अलग तरीके का कंसेप्ट बता रहा हूँ। इनर्शिया में जैसे तुमने बचपन में पढ़ा था, हम उस तरीके नहीं बोल रहे हैं। अगर उस तरीके बोल रहा हो तो सिंपल इतना बोलते, इफ द बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, इफ द बॉडी इज इन मोशन इट विल कंटिन्यू इन यूनिफॉर्म मोशन until and unless an external force is applied on it। बात अब भी यही लिखवाएंगे, अल्टीमेटली हम भी यही, लेकिन हम आपको सेंट्रल आइडिया देना चाहते हैं इसका। ठीक है, यानी अगर इनर्शिया के बारे में समझना है तो सिंपल इतना समझिए कि छोटी सी चीज है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी चिपक जाती है अपनी स्टेट के साथ। यानी बॉडी रेस्ट स्टेट में है तो रेस्ट के साथ चिपक गई, अब रेस्ट ही उसका सब कुछ है। बॉडी मोशन में है तो मोशन ही उसका सब कुछ है, वो मोशन में ही रहना चाहती है। आई बस समझ में? अगला फैक्टर क्या है? जितना ज्यादा मास है उतना ज्यादा मजबूती से चिपक गई। इनर्शिया मास पे डिपेंडेंट होती है, यानी किसी बॉडी का मास जितना ज्यादा होता है इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा होता है ना? ओके, जैसे एक छोटा सा पत्थर ले लीजिए, एक बड़ा सा पत्थर ले लीजिए, जमीन में पड़ा है, दोनों में एक एक बार लात मारिए, छोटा वाला पत्थर तो जल्दी चल देगा, बड़े वाले में शायद आपका पैर चल दे। आई बात समझ में? तो इनर्शिया, बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, क्लियर? तो इनर्शिया वैसे तो 9th क्लास तक जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो केवल 2 इनर्शिया पढ़ाए जाते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। एक्चुअली होते हैं 3, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी होता है। मैं थोड़ा एक एक करके एग्जांपल दे देता हूँ, समझ जाएंगे बड़े आराम से। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का तो एग्जांपल सबको पता है ना? मतलब आप टेम्पू में बैठे थे, बस में बैठे थे, कार में बैठे थे, ठीक है, तो आप सीट के ऊपर रेस्ट कंडीशन में थे। आई बात समझ में? ठीक, फिर अचानक से ब्रेक लग गया, ठीक है, मतलब ये इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अचानक से ब्रेक लग गया तो गाड़ी के साथ जो हिस्सा जिससे साथ आप बैठे थे वो हिस्सा तो रुक गया, बाकी चलता रहा। आगे गए, मुंह भरा धंस गए, है ना, आगे वाली सीट से टकरा गए या फफड़ा के आगे गिर पड़े जाके। ये होता है इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे बहुत पुराना एग्जांपल है कि कंबल जब झाड़ा जाता है ना, तो कंबल को डोरी में टांग के डंडे से मारा जाता है। तो जब आप डंडा मारते हैं तो कंबल अपनी जगह से हट जाता है और डस्ट पार्टिकल जो वहीं पे होता है बेचारा रेस्ट में बना रहता है, लेकिन उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी होती है, तो ग्रेविटी की वजह से डस्ट पार्टिकल्स, नहीं समझे, डंडा मारा, कंबल हट गया वहां से, डस्ट पार्टिकल हवा में आ गए, वो ग्रेविटी की वजह से बाद में नीचे सेटल हो गए। तो उनमें क्या था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एक और एग्जांपल देखा होगा, कांच का ग्लास लेते हैं, उसके ऊपर कार्डबोर्ड रखा होता है, उसके ऊपर एक सिक्का रख दिया जाता है ना, हम लोग ऐसे उसमें मारते हैं तो कार्डबोर्ड सरक जाता है, सिक्का रेस्ट कंडीशन में ही रहता है, सिक्का नीचे आ जाता है ना। सबसे बढ़िया एग्जांपल, जो मेन बात जो हम करना चाह रहे हैं वो है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। आप खुद सोचिए, अगर क्रिकेट में जब बॉल सामने से आती है, स्टंप की तरफ बॉल आ रही है, जब तक बैट्समैन उसको डिफ्लेक्ट नहीं करेगा
फोर्स नहीं लगाएगा, क्या वो डिफ्लेक्ट हो सकती है बॉल? नहीं। इसका मतलब वहां भी इनर्शिया है। ठीक है, बॉल तो अब भी चल रही है, डिफ्लेक्शन से पहले और डिफ्लेक्शन के बाद, बैट मारने से पहले बैट मारने के बाद, दोनों तरफ चल रही है। लेकिन आपने उसकी दिशा को परिवर्तित करने के लिए फोर्स लगाया कि नहीं लगाया? इसका मतलब डायरेक्शन भी अपने आप में एक इनर्शिया है। ठीक है, तो आप लोग एक्चुअली बचपन में बहुत छोटे थे, ध्यान दिए नहीं, या क्या बताएं, ध्यान देते ही नहीं। स्टेटमेंट ये लिखा जाता है, शुरुआत बचपन में भी सही पढ़ाया गया है, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। इफ द बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, यहां तक तो ठीक है। इफ द बॉडी इज इन मोशन इट विल कंटिन्यू इन यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। ये नहीं था स्टेटमेंट, इफ द बॉडी इज इन मोशन इट विल कंटिन्यू इन मोशन, ये नहीं था। इफ द बॉडी इज इन मोशन इट विल कंटिन्यू इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, और वेलोसिटी में दोनों चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ध्यान ही नहीं दिया, ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, जब इनर्शिया बचपन में भी पढ़ाया गया तब भी तीनों बातों का जिक्र था, लेकिन डायरेक्शन वाली बात छुपी हुई थी। आई बात समझ में? तो इनर्शिया कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। ठीक है, जब हम आपको सर्कुलर मोशन पढ़ाएंगे ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जब हम लोग सड़क पे जा रहे होते हैं, अचानक से एक मोड़ आया है ना, जब मोड़ आता है तो हम लोग झुक क्यों जाते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बचने के लिए। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पिताजी हैं, सॉरी बेटा जी हैं, इनके पिताजी कौन है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। गलत, तुम लोग बहुत गलत फिजिक्स पढ़े हो। ठीक है, सही करने दो पहले हमको। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जब आप घूमते हैं, ठीक है, समझने का प्रयास करिए। जब आप घूमे ऐसे यहां पे, ठीक है, तो आपको तो इधर जाना था ना, तो गाड़ी तो आपकी इस पाथ पे जा रही थी, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ये इनर्शिया ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से बॉडी क्या होता है, अपनी दिशा इधर ला नहीं पाती। ये बात बहुत ध्यान समझिएगा। देखो मैं बताता हूँ, थोड़ा सा आइडिया देंगे, बाकी बहुत ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे। आपको भाई इसी सर्कुलर पाथ पे चलना है, ठीक है, आप आए सड़क पे मुड़ गए ऐसे, आपकी गाड़ी ऐसे मुड़ गई, ठीक है, गाड़ी ऐसे मुड़ गई, लेकिन आपकी बॉडी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से इधर मुड़ना नहीं चाहती, बॉडी उसी डायरेक्शन में जाना चाहती जिस डायरेक्शन में गाड़ी पहले जा रही थी। गाड़ी तो मुड़ गई, आप वहीं रह गए, तो हुआ क्या, आपकी गाड़ी इधर सरक गई, आप बाहर सरक गए। इसी को आप लोग क्या कहते हो? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाहर की तरफ वाला, और अंदर की तरफ क्या लगता है? सेंट्रीपिटल। नहीं बल्ले पड़ा, मैं क्या बता रहा हूं। ये है आपकी गाड़ी, गाड़ी इधर चली गई सर्कुलर पाथ पे, लेकिन आपकी बॉडी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से सीधे ही जाना चाहती है, राइट? तो टेक्निकली आपको किधर आना था? गाड़ी के साथ अंदर, लेकिन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से आप क्या हुए? बाहर। ठीक, तो अपने आप को बचाने के लिए हमारा दिमाग हमें खुद ही ऐसे कहता था, भैया झुक जाओ नहीं तो तुम चल दोगे। आई बात समझ में? जब हम डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन जब पढ़ेंगे तब इसको कायदे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी फिलहाल बस थोड़ा सा आइडिया हमने आपको ये बताने का प्रयास किया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपको इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है, बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए। तीनों एग्जांपल क्लियर है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो हेडिंग डाल दीजिए इनर्शिया, इसके अंदर देखिए, इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी, फटाफट लिखो, इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी इनहेरेंट मतलब छुपी हुई प्रॉपर्टी, मतलब इनर्शिया बाहर से नहीं दिखाई देता है, जब आप उस पर फोर्स लगाएंगे तब महसूस होगा कि हाँ ज्यादा इनर्शिया है या कम इनर्शिया। ठीक है, इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी by the virtue of amount of material of the body, it is an inherent property by the virtue of
amount of material of the body, ठीक है, due to which it cannot change by itself, it cannot change by itself its state of rest, or motion or direction of motion. तो मैं इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट कर देता हूं. इनर्शिया बॉडी की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है. नंबर 1, इनहेरेंट का मतलब हुआ कि ये एक हिडन प्रॉपर्टी है, बाहर से देखने पर बॉडी में दिखाई नहीं देती. दूसरी बात, ये प्रॉपर्टी है, इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, यानी ना इसका सिंबल होगा, ना यूनिट होगा, ना फॉर्मूला होगा, कुछ नहीं होगा. इट इज अ प्रॉपर्टी ओनली. ठीक है, यानी बच गए, ये फिजिकल क्वांटिटी कम हो गई, नहीं तो अभी एक और होती है. ठीक है, तो इट इज अ इनहेरेंट प्रॉपर्टी बाय द वर्च्यू ऑफ अमाउंट ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी. अमाउंट ऑफ मटेरियल मतलब मास होता है. तो बॉडी में इनर्शिया किसकी वजह से होता है? उसके मास की वजह से होता है. मैंने लिखवाया क्लियरली. ठीक है, अब अमाउंट ऑफ मटेरियल आप ना जानते हो एक अलग बात है, मैंने फिर भी बता दिया. अमाउंट ऑफ मटेरियल इज मास. ठीक है, तो बॉडी के अंदर एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी, ना दिखने वाली प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से, किसकी वजह से होती है वो प्रॉपर्टी? उस बॉडी के मास की वजह से होती है. आई बात समझ में? जिसकी वजह से बॉडी अपने मन से, बाय इटसेल्फ, इट कैन नॉट चेंज बाय इटसेल्फ. ठीक है, अपने मन से अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को बदल नहीं सकती. मतलब गाड़ी अपने आप खड़े खड़े चल नहीं सकती. कोई टार्जन थोड़े नहीं, टार्जन द वंडर कार, रात में अपने आप ही गाड़ी निकल लेती थी. ठीक है, तो कोई भी चीज अपने मन से चल नहीं सकती, कोई भी चीज अपने मन से रुक नहीं सकती, और कोई भी चीज अपने मन से दिशा बदल नहीं सकती. कोई भूत चुड़ैल वाला कंसेप्ट नहीं है. आई बस समझ. ठीक है, इनर्शिया क्लियर हो गया. तो इनर्शिया एक फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब एक प्रॉपर्टी है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखिए. इट कैन नॉट बी मेजर्ड, इट कैन नॉट बी मेजर्ड. इनर्शिया को मेजर नहीं किया जाता. मैं क्लियरली बोल रहा हूं कि फिजिकल क्वांटिटी नहीं है. तो फिजिकल क्वांटिटी किसको कहा जाता है? वो उन चीजों को कहा जाता है जिनको मेजर किया जाता है. फिजिकल क्वांटिटीज मेजरेबल क्वांटिटीज होती हैं. तो अगर मैं कह रहा हूं कि इनर्शिया फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसका मतलब ये मेजरेबल भी नहीं है. लिखिए, इट कैन नॉट बी मेजर्ड, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी. इट कैन नॉट बी मेजर्ड, दैट्स व्हाई it is not a physical quantity. ठीक है, सारा लफड़ा खत्म हो गया. ना इसका सिंबल है, ना यूनिट है, ना फॉर्मूला है, ना स्केलर वेक्टर वाला चक्कर है, कुछ नहीं. सिर्फ एक ही चक्कर है कि मास पे डिपेंडेंट होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. ज्यादा मास ज्यादा इनर्शिया, कम मास कम इनर्शिया. तो अगला पॉइंट लिख लीजिए. Inertia of a body is directly proportional to its mass. ठीक है, इनर्शिया के बारे में बस ये 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं. Inertia of a body is directly proportional to its mass. Inertia of a body is directly proportional to its mass. बाकी अंडरस्टूड हो गया. ज्यादा मास ज्यादा इनर्शिया, कम मास कम इनर्शिया. ज्यादा इनर्शिया मतलब तुम्हें एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा उसकी स्टेट को, डायरेक्शन को, मोशन को ये चेंज करने के लिए. ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट हेडिंग डाल दिए, टाइप्स ऑफ इनर्शिया. जल्दी लिखो, अगले टर्म से न्यूमेरिकल की नौबत आ जाएगी. अगले टर्म पे शीट मिलेगी आपको. टाइप्स ऑफ इनर्शिया लिख लिया. लिखिए, इनर्शिया इज ऑफ 3 टाइप्स. इनर्शिया इज ऑफ 3 टाइप्स. 3 प्रकार की होती है. इनर्शिया इज ऑफ 3 टाइप्स. नंबर 1, इनर्शिया ऑफ रेस्ट. Number 2, inertia of motion.
नंबर 3 इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो हम तीनों के अलग अलग डेफिनेशन नहीं लिखा रहे हैं। क्यों नहीं लिखवा रहे हैं? क्योंकि जो आप इनर्शिया पढ़ते हैं ना, ठीक है, इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, सॉरी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, वो एक्चुअली तीनों डेफिनेशंस का कॉम्बिनेशन ही होता है। ठीक है, यानी पहला क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की डेफिनेशन क्या होती है? इफ द बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट। खत्म हो गई, ये हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को एक साथ कंबाइन कर दिया, मैंने बताया था आपको। इफ द बॉडी इज इन मोशन इट विल कंटिन्यू इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में दोनों बातें हो गई। ठीक है, मोशन भी हो गया और डायरेक्शन भी हो गया। आई बात समझ में? तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, न्यूटन का पहला लॉ यानी लॉ ऑफ इनर्शिया लिख लेते हैं, तो तीनों डेफिनेशन उसी में इंक्लूड हो जाएंगे, टाइम भी बचेगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इनर्शिया 3 प्रकार का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, और तीनों को कलेक्टिवली अगर डेफिनेशन लिखना है तो डेफिनेशन लिखने से अच्छा है कि हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ही लिख डालें। तो हेडिंग डाल दो लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि न्यूटन का पहला लॉ। ठीक है, लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, if a body is at rest, according to this law, if a body is at rest, it will remain at rest. If the body is at rest, it will remain at rest, comma, if the body is in motion, मैं फिर भी तोड़ के डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ तीनों की। ठीक है, इफ द बॉडी इज इन मोशन इट विल कंटिन्यू इन मोशन, इफ द बॉडी इज इन मोशन इट विल कंटिन्यू इन मोशन। क्लियर? इफ द बॉडी इज इन मोशन इट विल कंटिन्यू इन मोशन, एंड इफ द बॉडी इज मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, if the body is moving in a particular direction, if the body is moving in a particular direction, the body is moving in a particular direction, comma then it will continue to move along the same direction, comma then it will continue to move along the same direction, it will continue to move along the same direction, until and unless an external force, is applied on it, until and unless an external force is applied on it, until and unless an external force is applied on it। तो पहला लॉ खत्म हो गया भैया। किसी को आपत्ति, विपत्ति, धूप बत्ती, अगरबत्ती, चाय पत्ती, मोमबत्ती, कोई बत्ती नहीं? ठीक है, तो फोर्स क्या होता है? सबसे पहले हमने आपको डायनामिक्स बताया। डायनामिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग बॉडी के मोशन और बॉडी का मोशन जिसकी वजह से है, यानी कि फोर्स, उन दोनों को साथ में स्टडी करते हैं। ठीक है, फोर्स क्या होता है? किसी भी बॉडी को पुश या पुल करने में जो हम लोग एफर्ट लगाते हैं, उस एफर्ट का मेजरमेंट ही फोर्स कहलाता है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसे स्मॉल एफ वेक्टर या कैपिटल एफ वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एसआई यूनिट न्यूटन होता है, सीजीएस यूनिट डाइन होता है। 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। ठीक है, तो फोर्स को मोशन से कनेक्ट करते हुए न्यूटन ने 3 लॉ बनाए थे जिनको कहा जाता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। पहला लॉ ऑफ इनर्शिया, दूसरा लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, तीसरा लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ने के लिए आपको इनर्शिया आना चाहिए था, तो मैंने आपको इनर्शिया एक्सप्लेन किया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया बॉडी की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जो उसके मास की वजह से उसके पास आती है। जिस बॉडी के पास मास जितना ज्यादा होता है, उस बॉडी के पास इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी से होता क्या है? इस प्रॉपर्टी से ये होता है कि बॉडी एकदम अपनी स्टेट को रिटेन कर लेती है, चिपक जाती है। मतलब बॉडी अगर रेस्ट में है तो फिर रेस्ट को नहीं छोड़ना चाहती, बॉडी मोशन में है तो मोशन को नहीं छोड़ना चाहती, बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है तो अपनी पर्टिकुलर डायरेक्शन और मोशन को नहीं छोड़ना चाहती।
ठीक है। इससे होता ये है कि हम जब भी फोर्स लगाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बॉडी ऐसा करना नहीं चाह रही, बॉडी अपोज करती है हमारा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। क्योंकि इनर्शिया को एग्जैक्टली मेजर नहीं किया जा सकता, इस वजह से ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। इस वजह से इसका ना सिंबल होता है, ना यूनिट होता है, ना फॉर्मूला होता है, ठीक है। बस इतना पता होता है कि बॉडी का जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा, ठीक है। इनर्शिया 3 प्रकार का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यानी अगर बॉडी रेस्ट कंडीशन में है तो इसका मतलब बॉडी के पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर बॉडी मूव कर रही है तो इसका मतलब उसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन है। अगर बॉडी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है तो इसका मतलब उसका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। तीनों की डेफिनेशन को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो न्यूटन का पहला लॉ बन जाता है, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो उसको मैंने तीनों को अलग अलग पार्ट करके ही लिखवाया है डेफिनेशन को। इफ द बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, if the body in motion it will continue in motion, if the body is moving in a particular direction it will continue to move in that direction until and unless an external force is applied on it। यहाँ तक आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ फिनिश हो जाता है। अब हम बात करेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ की। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसे लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम कहते हैं। उसके लिए पहले आपको लीनियर मोमेंटम आना चाहिए। पहली बात, लीनियर मोमेंटम तो हम बाद में समझेंगे, पहले मोमेंटम समझ लेते हैं। बहुत फ्लो में समझिए, बहुत कायदे से। पहले बात समझिए मोमेंटम की। व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो बॉडी के मोशन को रिप्रेजेंट करती है। पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने किस पे जोर डाला बोलते समय? बॉडी के मोशन पे, ठीक है। मोमेंटम दोनों बॉडी को, दोनों चीजों को कवर करती है, बॉडी को और मोशन को। बॉडी यानी कि मास, मोशन यानी कि वेलोसिटी। आएगा समझ में? ओके। अब मैं जरा सी बात एक और बता रहा हूं आपको, जरा ध्यान से समझिएगा। एक्चुअली मोशन एंगुलर भी होता है, काइनेमैटिक्स हमने पढ़ा है, मोशन एंगुलर भी होता है। तो बॉडी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक और पैरामीटर होता है जिसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। मैं क्लियर कर देता हूं, इनर्शिया और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग बातें होती हैं। जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताऊंगा तब अलग बताऊंगा, अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी इतना समझिए कि हमने अभी अभी जो इनर्शिया पढ़ा है वो एक अलग चीज है, और ये फिलहाल जो हम इनर्शिया बता रहे हैं ये अलग चीज है। और ये जब हम आपको रोटेशन पढ़ाएंगे तब बताएंगे। और जब बॉडी घूमती है तो उसके बाद वेलोसिटी नहीं होती, उसके पास एंगुलर वेलोसिटी होती है। भी हमने पढ़ाया था, याद है आपको? ठीक है। यानी कुल मिला के मैं जो आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो बात ये है कि मोमेंटम 2 प्रकार से डिवाइड होता है। एक होता है लीनियर मोमेंटम और एक होता है एंगुलर मोमेंटम। जब भी आपसे केवल मोमेंटम बोला जाए या लीनियर मोमेंटम बोला जाए, इसका मतलब मामला मास और लीनियर वेलोसिटी का चल रहा है। समझे? गोला बना देते तो क्लियर रहेगा। यानी अगर बात लीनियर मोमेंटम की है तो बॉडी का मास और बॉडी की लीनियर वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लीनियर मोमेंटम बनता है। और अगर आप बॉडी के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका एंगुलर मोमेंटम बनता है। अभी आप उतना गहराई से इसको ले नहीं पा रहे होंगे, लेकिन जब आप चैप्टर रोटेशन पढ़ लेंगे, उसके बाद जब आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे या नोट्स को दोबारा पलटेंगे, तब आपको पता चलेगा आखिर में कह क्या रहा हूं। एक्चुअली मोशन 2 प्रकार के हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय। एक लीनियर वाला, जिसमें हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं, लीनियर वेलोसिटी पढ़ते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन पढ़ते हैं। और एक मोशन कौन सा पढ़ रहा है? एंगुलर वाला, जिसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ते हैं। तो ये दोनों बातें आपके सामने आएंगी। अभी फिलहाल हम जिस बारे में चर्चा कर रहे हैं वो लीनियर मोमेंटम, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको लीनियर मोमेंटम आता नहीं है, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं, अभी इसमें झोल है, ठीक है। मोमेंटम 2 प्रकार का होता है। मोमेंटम बेसिकली क्या है, पहले हम ये क्लियरली सुन लीजिए। मोमेंटम बेसिकली बॉडी के मोशन को रिप्रेजेंट करता है, बस, ठीक है। बॉडी के मोशन को एक्सप्रेस करता है, बॉडी के मोशन को, यानी बॉडी एंड मोशन, ठीक है।
को कौन रिप्रेजेंट करता है? मोमेंटम, ठीक है। अगर लीनियर मोमेंटम बोला गया तो बॉडी के मास और बॉडी की लीनियर वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करना है। तो लिख देता हूं, लीनियर मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट करते हैं, बॉडी का मास इनटू बॉडी की वेलोसिटी, ठीक है। चलो अभी वेक्टर नहीं लगाते, बाद में वेक्टर का फंडा समझाएंगे। P मतलब लीनियर मोमेंटम, बॉडी का मास m, P से वेलोसिटी। और अगर आपको एंगुलर मोमेंटम पढ़ना है, एंगुलर मोमेंटम का सिंबल होता है J, ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है I और एंगुलर वेलोसिटी का होता है ओमेगा, ठीक है। ओमेगा कुछ दिन पहले सुना है ना, एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा, ठीक है। तो हम बस केवल आपको एक ब्रीफ देना चाह रहे थे कि आप जब भी मोमेंटम पढ़ें तो एक बार जरूर सोचें कि ये कौन सा मोमेंटम है, ठीक है। कहीं ये एंगुलर मोमेंटम तो नहीं है, कहीं ये लीनियर मोमेंटम तो नहीं है, उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली वर्क किया जाता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि आप इसको कहीं पे रफली लिख लो, ठीक है, ताकि आपको आइडिया रहे। लीनियर मोमेंटम का मैं सिंबल यहां लिख दे रहा हूं, P होता है, एंगुलर मोमेंटम का J होता है, मास का सिंबल M होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का I होता है, लीनियर वेलोसिटी का V होता है और एंगुलर वेलोसिटी का ओमेगा होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये है फॉर्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये बिल्कुल अलग से हम बता रहे हैं आपको। अभी थ्योरी तो हम जब पढ़ाना शुरू करेंगे तो लीनियर मोमेंटम जैसा तुमने क्लास 6, 7, 8 से पढ़ा होगा मोमेंटम बारे में, वैसे ही पढ़ाएंगे, लेकिन कायदे की बात जो है वो मैंने अभी बताई आपको। ये है फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी बॉडी जब आगे चलती है, लीनियरली चलती है, आगे बढ़ती है तो लीनियर मोमेंटम लगाया जाता है, और जब बॉडी घूमती है तो कौन सा मोमेंटम लगाया जाता है? एंगुलर मोमेंटम लगाया जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम चैप्टर जब रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ेंगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में बेसिकली हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट ध्यान में रखना है आपको।